नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मेन अपोजिशन जमातें महंगाई के ख़िलाफ़ अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं और उनको बहुत उम्मीद है कि हुकूमत को गिरा देंगे। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जाबिन कमाल को चलता किया गया और बहुत से लोगों को उम्मीद है कि जो प्रोसेस बलूचिस्तान से शुरू हुआ है वो पंजाब से गुजरता हुआ सेंटर तक पहुँचेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत और अमेरिका की हुकूमत के दरमियान कुछ बर्फ़ पिघलते हमें नज़र आ रही है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के सदर के खसूसी एलची के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सऊदी अरब में भी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, जहां तवक्को ये है कि पाकिस्तान को डेफर्ड ऑयल पेमेंट जो है, ऑयल के हवाले से डेफर्ड पेमेंट्स की एक दफ़ा फिर फैसिलिटी जो है मिल सकेगी। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आईएमएफ के साथ जो डेडलॉक है वो बदस्तूर जारी है और आईएमएफ ने कुछ बहुत ही चुभती हुई नई तजावीज़ जो हैं वो टेबल के ऊपर रखी हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि अपोजिशन के रहनुमाओं का महंगाई के खिलाफ जो मूवमेंट है उसके हवाले से क्या कहना है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है और इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ अब अपोजिशन कमर बस्ता हो चुकी है। कहा करते थे कि अगर महंगाई हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो वज़ीर आज़म और हुकूमत करप्ट है। इस हुकूमत को अवाम बर्दाश्त करेंगे, मज़ीद न कोई और बर्दाश्त करेगा। हमारा काफिला निकल चुका है। इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने एक्सपोज करके दम लिया। जो मुहावरे वज़ीर आज़म ने खुद बोले थे, जो चीज़ें वज़ीर आज़म खुद कहा किया करते थे जब अपोजिशन लीडर थे, अब अपोजिशन उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रोवर्ब्स को, उन्हीं मुहावरों को इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ मुतालबात कर रही है। लेकिन ये सिर्फ शहबाज शरीफ अकेले नहीं हैं, बिलावल ज़रदारी भुट्टो भी महंगाई के खिलाफ मूवमेंट को आगे बढ़ाने की डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला अगला जुमा पे, फ्राइडे पे, जुमा नमाज के बाद मुल्क भर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करेगी। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। अगर ये अपोजिशन का कहना है तो वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने दोनों लीडरान का जवाब ये देखे कि किया कि अभी तक आप कर क्या सके इस पूरी मूवमेंट में। ये सारे टीवी खेल रहे हैं। 2 जुमे लगा चुके हैं, एक इतवार लगा लिया, 2 जुमे। क्या रिस्पांस है आवाम का? ठुस क्या पीडीएम को रिस्पांस मिल रहा है? कोई रिस्पांस नहीं है, सिर्फ मीडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, बहुत स्ट्रांग मीडिया है और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह इसको और स्ट्रांग करे और ये सारे लोग मीडिया पे ही आके किया करें, बजाय इसके कि ट्रैफिक रोकें और ऐसी पुलिस की नफरी लगे। अगला साल इलेक्शन का साल है, हमारे लिए एक ही मसला है, वो महंगाई का है। खा वो दवाइयों की महंगाई है, 4 दवाइयाँ हैं, 4 खुर्दनी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान इसे कंट्रोल करेगा। दिलचस्प बात यह है कि शेख रशीद की जो स्टेटमेंट है उसका जो आखिरी पार्ट है उसका ताल्लुक पीएमएलएन, पीपीपी या पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम अपोजिशन से नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम अपोजिशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से अपने जलसे और रैलीज निकालती है, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर। न वो सड़कें रोकती है, लोगों की हलाकत होती है। शेख रशीद साहब का इशारा किसी और तरफ है, लेकिन नाम लेना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा है। लेकिन बात यह है कि शेख रशीद साहब ये कहते हैं, और यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ भी करेंगे, कि अपोजिशन जो कुछ कह रही है ये टीवी खेल है। यानी जो कुछ भी कहा जा रहा है ये टीवी पे है, वरना 2 जुम्मे और 1 इतवार गुजर चुके और अपोजिशन की जो मूवमेंट शुरू हुई है, जो जलसे जुलूस हैं, उनका कोई खातर खा इफेक्ट जो है वो नहीं निकल सका। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, जो सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएलएन के, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू खुर्रम दस्तगीर साहब। मेरे साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर फैसल वाड़ा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं, एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर वाटर रिसोर्सेज। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैसल वाड़ा साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। और इसी प्रोग्राम के दरमियान हम एक्सपर्ट्स के साथ बात करने की भी कोशिश करेंगे, आईएमएफ के हवाले से और दूसरी सिचुएशंस के हवाले से। खुर्रम दस्तगीर साहब, शेख रशीद साहब की बात में किसी हद तक तो कम अज़ कम वज़न है। वो कह रहे हैं कि 2 जुम्मे और 1 इतवार गुजर गए, बहुत सी रैलीज़ आपने कर ली, बहुत देर से शोर मचा रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट तो मजहबी जमातों का ज़रूर नज़र आता है सड़कों पर, लेकिन अपोजिशन का नहीं। इफेक्ट तो डंडे लेके पाकिस्तान टेलीविज़न पर कब्जा करने का भी नहीं हुआ था, या सुप्रीम कोर्ट के जंगले पे शलवारें लटकाने का भी इफेक्ट नहीं हुआ था, पार्लियामेंट का जंगला तोड़ने का भी इफेक्ट नहीं हुआ था, पार्लियामेंट पर लानत भेजने का इफेक्ट भी नहीं हुआ था। इलेक्शन तो वक्त पर ही हुआ ना। तो उनका ये अगर ये कहना है कि जी खातिर खा किसको कहेंगे? यानी अभी भी आपको लगता है कि इलेक्शन वक्त पे ही होगा और 5 साल हुकूमत मुकम्मल करेगी? जी नहीं, ये इसकी वजह यह है कि इस हुकूमत से
ना इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो रही है, ना नोटिफिकेशन कंट्रोल हो रहा है। तो तीनों जो महाज हैं उस पर ये मुकम्मल सबसे तौर पर इंपॉर्टेंट नाकाम कौन सा है मसला? नहीं, तीनों ही ना। आई थिंक अवाम, मैं चूंकि अवाम का नुमाइंदा हूं, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, पाकिस्तान के अवाम के गले कट गए हैं डॉक्टर साहब। अगर आप एसपीआई देख लें तो एसपीआई पिछले 150 हफ्तों से 15% के ऊपर 15 एसपीआई अवाम के लिए बताए ना क्या जी, चीज है? जी, एक हसास चीजों की इंडेक्स बनाई जाती है कि जो गरीब तरीन लोगों के लिए 51 चीजें उनको जरूरी चाहिए, उनका हर हफ्ते पाकिस्तान की हुकूमत जो है एक इंडेक्स निकालता है। वो हर साल औसतन उनकी कीमत में क्या इजाफा हुआ, तो पिछले सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, सेंसिटिव हसास चीजों की वो पिछले 150 हफ्तों से, यानी तकरीबन रफली आप कह सकते हैं 2.5 साल से, वो 15% से ऊपर है। पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी ओवरऑल अशियाए खुर्दानुश की महंगाई जो है, वो अगस्त 2019 यानी 27 महीनों से 10% से ऊपर है। पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान की नालायकी ने और जो माफिया की सरपरस्ती फरमाते हैं ये, उनकी वजह से पाकिस्तान के अवाम भूखे हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, परेशान हो गए। और ये जो एक अजीब चॉइस है ना, जो आके हमें लोग बताते हैं कि जी हर महीने उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या उन्होंने बच्चों की फीस देनी है, या उन्होंने अपने माँ बाप की दवाई खरीदनी है, या उन्होंने बिजली का बिल देना है, या बच्चों को रोटी खिलानी है। तो एक अजीब मुआशी बहरान और हेजान में मुब्तला कर दिया, अजियत में मुब्तला कर लेकिन दिया। ये मसले तो गुज़िश्ता कई महीनों से ऐसे ही हैं, लेकिन सारी आपकी मूवमेंट में तो जान पड़ रही है, उम्मीद लग रही है जब से नोटिफिकेशन पे आपको लगता है कि पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान एक नहीं, फॉल्ट अभी आप लाइन है, देखें एक ना, ब्रिज है, पिछले वरना ये सब मसले पहले से ही चल रहे हैं महंगाई के। पिछले हफ्ते 7-8 दिन पहले एक ही दिन पेट्रोल भी बढ़ा, बिजली भी बढ़ी, घी भी 400, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं पेट्रोल की। नहीं, देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस तो अब आके बढ़ रही है ना। अगस्त 2019 $85 अ बैरल है। हाँ सुने, अगस्त 2019 में जब फूड इन्फ्लेशन 10% से ऊपर चढ़ी, उस वक्त कौन सा कोविड था, उस वक्त कौन सी इंटरनेशनल प्राइसेस थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। और अभी जो एनालिसिस आए हैं डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह मुझसे, अच्छा चलिए फिर बताएं ना, इनकी मैं जाऊंगा इसी तरफ। मैं मुझे बता दें कि ये दिल पेशावरी कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस के साथ। मुझे एक कंपैरिजन करने दें। देखें, पूरी दुनिया के लिए ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, बढ़ गई। फिर हिंदुस्तान में जनवरी 2020 से, अगर आप कोविड का, हिंदुस्तान में कीमतें औसतन 5.8% बढ़ी हैं जनवरी 2020। पहले से प्राइसेस ज्यादा थी ना ऑयल, पहले ठीक है, वो थी ज्यादा। तो फिर इनका आर्गुमेंट क्या है? अगर देखें, हिंदुस्तान में 5.8%, पाकिस्तान में 17.6%। पाकिस्तान में तमाम बैन अल-अक़वामी जितने भी अवामिल हैं उनको मिलाएं, फिर भी पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के दूसरे ममालिक में सेनेटर फैसल वाडा, क्या जवाब है? जवाब देना, इन्फ्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन। जी, 3 चीजें। मोदी साहब देखें, सबसे पहले तो ये कि खुर्रम साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें सुनाई। आज आपके शो का हम रुख दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जी जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम बुरे भी, हम करप्ट भी, हम सब कुछ हैं, मान लिया जो ये कह रहे हैं। खुर्रम साहब इतने इंटेलिजेंट आदमी हो, इनकी पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त दूध की नहरें हैं, 50 रुपये लीटर पेट्रोल था, 2 रुपये का अंडा था, 20 रुपये का डॉलर था, लोग फीस भी देते थे, लोग ग्रामर स्कूल में भी पढ़ाते थे अपने बच्चों को, और मर्सिडीज़ें भी चलाते थे। और इतना सब कुछ करने के बाद, ये सवाल हम बाद में सेकंड फेज़ में करेंगे कि आपके लीडर मफरूर हैं, क्यों? उनका समधी मफरूर है, उनकी बेटी कन्विक्टेड है, उनके दोनों बेटे मफरूर हैं। ये सवाल मैं सेकंड फेज़ में करूँगा। आपने इतना सब कुछ किया था। आज मैं खुर्रम साहब से कहता हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। आप बता दें कि आपको आज ये ऑपोजिशन को हम चांस दे देते हैं कि आप आ जाएं किसी भी तरीके से, इलेक्शन से आ जाए, वैसे आ जाए, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? आप पेट्रोल को कम करने के लिए क्या करेंगे? आप जब $40 पर बैरल था तो आपने रेट का रेशो क्या रखा था? और इंडिया की करेंसी हमारे से डबल तकरीबन है, तो हमारा तो पेट्रोल 300 रुपये होना चाहिए था। अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करें तो मैं आप ही के सवाल में आप ही को फंसा देता हूँ। आप बताएं जी, एक नालायक आदमी आपके सामने बैठा है, एक लायक आदमी से पूछ रहा है, और एक ईमानदार गवर्नमेंट से पूछ रहा है, एक्स, और ईमानदार लीडर क्या करना चाहिए? सही, फेयर क्वेश्चन कि मतलब क्या करेंगे? मतलब फ्यूचर अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, आप क्या करेंगे? पहला काम जो करने वाला है, जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो पाकिस्तान के रुपए की कीमत है, जो कि अनकंट्रोल्ड तरीके से इन्होंने गिरने दिया है। हमारी जब हमने अपनी मुद्दत पूरी की, उस दिन 115 रुपये का डॉलर था, 31 मई 2018 को।
फिर जो बीच में निगरान हुकूमत आई उन्होंने उसको 125 पे ले गए, अब ये 175 इलेक्शन से पर। पहले 130 का था, मैंने खरीदा था। हाँ ठीक है, आप माशाल्लाह खरीदते इसलिए रहते हैं खौफ, तो। पैनिक था, मैं बताता हूँ, पैनिक था, मैं लाहौर में था, पैनिक मचा हुआ था कि 200 पे चला जाएगा, एक व्हाट्सएप पे लेकिन मैसेज चल रहा था। वो तो मैंने पैनिक बड़ी- शायद गालिबन दुरुस्त मैंने- था कि 175 तक तो आ गया। मैं इसलिए आज- वेरीफाई कर रहा हूँ कि आज 130 से कम हमारे नहीं मिला। कारोबारी हजरात जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर कराते हैं उन्हें 185 का मिल रहा है डॉलर्स, जो टीटी जिसको जो कहते हैं। टीटी करते हैं उनको 150। इनको- नहीं तो क्या करेंगे एडवांस- उसके लिए, एडवांस ये hedging। तो कह रहे हैं कि आप बताएं क्या करें, तो आप उसके लिए फिर क्या डॉलर फेंकेंगे मार्केट में? नहीं, इन्होंने फेंक जो के देख रिजर्व- लिया। ये हुकूमत तकरीबन रफली $6 बिलियन फेंक चुकी है अपने तीन सालों में। ठीक। इनसे नहीं हुआ क्योंकि इनके सिग्नल्स दुरुस्त नहीं है। और देखिए और पेट्रोल प्राइसेस का क्या? एक परफेक्ट स्टॉर्म। देखिए सिर्फ एक फैक्टर से सारे मामला, और ये शायद इनकी सबसे बड़ी नालायकी और गलती है कि एक फैक्टर से सारे मामला दुरुस्त नहीं होते। बैक वक्त इनसे ना बिजली की चोरी कंट्रोल हुई, ना इनसे बिजली के बिल लिए गए। अब ये कहते हैं देखें जी ये तो पिछली हुकूमत सारे मुआहदे कर गई, वो मुआहदे हमारे दौर में भी थे ना। तो जो सर्कुलर डेट था वो कम क्यों था और आज डबल से ज्यादा 1056 का सर्कुलर डेट था वो 2500 अरब क्यों हो गया? बिकॉज ये नालायक हैं, ये नायल है। दूसरा ये है कि जब आप सारे मामलात को बैक वक्त आप पसंद, एक जो बहुत बड़ी इस हुकूमत की नहुसत है कि 3 साल पहले तक पाकिस्तान में गंदम भी वाफर थी, पाकिस्तान में चीनी भी वाफर थी, और हम बजाय इंपोर्ट करने के एक्सपोर्ट कर रहे थे। इन 3 सालों में क्या हुआ कि पाकिस्तान अचानक, और हमें वजीर खजाना बार बार मुशीर खजाना बार बार बताते हैं कि जी पाकिस्तान नेट फूड इंपोर्टर हो गया। भाई 3 साल पहले नेट फूड इंपोर्टर नहीं था। व्हाट हैपेंड वाज कि आपने जब फार्मर से सब्सिडी विदड्रॉ की, वो डीएपी जो हमारे दौर में 3500 की थी, वो डीएपी भी 7200 की और मिल नहीं रही। जो खाद हम 1200 पर छोड़कर गए थे किसान के लिए, वो 2200 की और मिल नहीं रही। तो जब खाद भी नहीं है, खाना भी नहीं हो रहा, आपसे बिजली भी कंट्रोल नहीं हो रही, और आपने रुपया भी जो है IMF के प्रेशर में मुज़म्मिल असलम साहब फ्री फ्लोट कर दिया। मैं एक थोड़े से मुख्तलिफ इशू के ऊपर, मुज़म्मिल असलम साहब जो स्पोक्स पर्सन भी हैं, पाकिस्तान के नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्पोक्स पर्सन हैं और एडवाइजर हैं। आप इंडिपेंडेंट तो नहीं रहे ना, आप तो नहीं, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू लेने लगा हूं। तो मैं आपसे, मुज़म्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया हमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन करने का। मेरा आपसे सवाल ये है कि खबर लगी है तमाम अखबारों में कि IMF आस्क्स पाकिस्तान टू शिफ्ट डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 2900 बिलियन, यानी अंदाजन 3000 अरब रुपए के, इनटू फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। IMF ये कह रही है और ये एक स्टिकिंग पॉइंट है। क्या है इस पे हुकूमत का मौकफ कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में क्यों नहीं आप पैसा शिफ्ट कर पा रहे? आपकी हुकूमत में अभी तक नहीं, आखिरी आपकी हुकूमत नहीं है, तमाम हुकूमतों ने कमर्शियल बैंक्स के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये फंड रखे हैं 3000 अरब रुपए के करीब। तो क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात तो ये कि दिस इज नॉट अ न्यू कंडीशनैलिटी। ये तो मुशर्रफ साहब के दौर से जो है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट कहते हैं, इसकी चल रही है। और IMF ये कहता है, इसका पीछे बुनियादी मकसद समझ लें। IMF ये कहता है कि वफाकी हुकूमत का 1000 अरब रुपए कर्जा है, अगर उसके पास बैंक के, उसके इदारों के पास बैंक में जो है 200 अरब रुपए का डिपॉजिट है, तो वो 200 अरब रुपए हमें पता लग जाए, काउंटिंग में आ जाए, ताकि फिर हम ये कहें कि 1000 अरब रुपए का कर्जा नहीं है, वो 200 माइनस करके 800 अरब का हो। ये एक सिंपल सा जिसे कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप ये अकाउंटिंग कर लें। उस अकाउंटिंग का तरीका वो ये कहते हैं कि जी डिफरेंट जितने भी बैंक हैं, वो पैसा बैंकों में ना हो, शाम को स्टेट बैंक में आ जाए, ट्रेजरी में आ जाए। अच्छा, अब ये जो इदारे हैं, जितने भी इदारे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पावर मिनिस्ट्री है, ये खुरम साहब बैठे हैं, इनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इनको डे टू डे ऑपरेशन चलाने हैं, इन्होंने जो है फंड रिलीज करने हैं, इनके जो है कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इनके बैंक अकाउंट में अगर वो पैसे नहीं पड़े होंगे तो वो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? तो ये एक सिंपल सा, एक जो है, सिंपल तो नहीं कहूंगा कि उनकी डिमांड है कि इसको कंसोलिडेट करके स्टेट बैंक में ले जाएं पैसे। हम ये कहते हैं, हम क्या बल्कि ये पिछली हुकूमतें भी ये कहती रही हैं उन्हें कि देखें ऐसा नहीं है, इतनी सारी लाइन मिनिस्ट्रीज हैं, इतने सारे इदारे हैं, OGDC है और दूसरे इदारे हैं, वो उनके अपने अपने बैंक्स होते हैं, हर एक के साथ अपनी वो जो है वर्किंग है, और उनको उनके अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा होना चाहिए ताकि वो काम कर सके। अब वो अखबार है, इसका हल क्या है मुज़म्मिल साहब? अब हमें तो ये समझ आ रही है कि 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से $6 बिलियन की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो रुकी हुई है, और शौकत तरीन साहब ने 4 दिन गुजारे वॉशिंगटन में, और आपके मिनिस्टर ने, डिफेक्टो मिनिस्टर ने, लेकिन वहां से वो उनको नाकाम लौटना पड़ा। तो अभी फिर क्या है सूरत हाल? देखिए, बात यह है कि 100 मुंह 100 बातें। मैं तो यहाँ पे खत्म करूंगा 2 से 3 दिन या 4 दिन में, या आपको टाइम फ्रेम हमने पहले भी कहा था नहीं है,
आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी इस मुल्क में जो है रिपोर्टिंग को मसाला लगा के किया जाता है और हकीकत क्या है। तो बस थोड़ा सा और इंतजार कर लें। इंतजार हकीकत क्या है? चले रिपोर्टिंग में तो लगता है मसाला होता ही है, लेकिन रिपोर्टिंग हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ऑल वेल की खबर है, ऐसी कोई बातें नहीं है, और जो भी चीजें होंगी वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान होगी। एक तो ये कि पाकिस्तान को आगे लेके जाने की होगी और जो है आम आदमी पे कम से कम बोझ हो। नहीं, मुज़म्मिल साहब आप ये कह रहे हैं कि $6 बिलियन की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF की वो रिलीज हो जाएगी, वो प्रोसेस चल पाएगा? क्यों नहीं होगा? इतना मतलब काम किया है। आपको किसने कह दिया कि जी वो, अगर आप अखबारें उठा रहे हैं जो आज से 8 दिन पहले की टॉक्स फेल हो गई हैं। अगर टॉक्स फेल हो गई होती तो फिर 8 दिन से वहां क्या कर रहे थे? क्या उनके दरवाजे में बैठे थे? बातचीत हो रही है, सारी हो रही है, प्रोसीजर सेटल डाउन हो रहे हैं कि किस तरह क्या चीज करनी है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि थोड़ा सा वेट करें। आप लोगों को सारी चीजें IMF खुद बताएगा और हम भी बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुज़म्मिल हसन साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर रिलीज हुई है सऊदी अरब से क्रिकेट मैच देखते हुए खुशी में, वहां तो मुझे सोफे पे शौकत तरीन साहब भी बैठे नजर आए। वो वाशिंगटन में तो नहीं, वो तो सऊदी अरब में थे। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये तो पहले से है। वो उन्होंने जो है थर्सडे को फ्लाई करना था, PM को मीट करना था, ज्वाइन करना था, और वो अपना काम करके मुकम्मल करके आ गए हैं। अब जो है उनकी जो नीचे टीम है वो वर्चुअल टॉक कर रही है, और वो जो IMF की टीम है वो आपस में जो है फाइनल फाइन ट्यूनिंग कर रही है चीजों की। आ जाएंगी 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में। सो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम वाशिंगटन में मौजूद है जो IMF के साथ बदसतूर नेगोशिएशन में मसरूफ है? मैं ये नहीं कह रहा। जो उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो टीम है जो शौकत साहब के लिए काम करती है, वो जो है इस वक्त IMF के साथ वर्चुअली बात कर रही है। फाइनेंस सेक्रेटरी थे वीकेंड तक, वो भी आ गए पाकिस्तान। तो वो जो है वर्चुअली जो है चीजें फाइनल देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। जिन्होंने IMF प्रोग्राम किए ये साथ बैठे हुए, खुरम साहब इन्होंने भी किए। ये ही नोज द प्रोसीजर एंड प्रोसेस वेरी वेल। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है जो चल रहा है। आपको बस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 2-3 दिनों में, देखिएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। पाकिस्तान के नोटेड इकोनॉमिस्ट भी हैं, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। और वक्फे से पहले आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान और स्पोक्स पर्सन मुज़म्मिल असलम साहब को भी सुना। IMF के साथ हुकूमत की जो डेडलॉक है नेगोशिएशंस के, उस हवाले से भी फैसल वाडा साहब से बात का आगाज़ करता हूँ। सेनेटर फैसल वाडा, आपने जो सवाल रेज़ किया था खुर्रम दस्तगीर साहब से, उसका उन्होंने जवाब दिया। क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? डॉक्टर साहब देखिए, मुझे तो अभी तक कोई सवाल का जवाब एक आम पाकिस्तानी के हिसाब से नहीं मिला। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जी हम होते तो ये करते तो डॉलर सवाल फिर स्ट्रेट कर दें आप। मैंने इनसे कहा कि जी इनके मुताबिक हमने नालायकी कर दी। ठीक, डिबेट के लिए मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए। आप मुझे बताओ, अपोजिशन का काम ही है करेक्ट करना। आप बताएं, अगर आप गवर्नमेंट में होते या आप मुझसे मशवरा ने, पाकिस्तान मेरा नहीं आपका भी है ना, आप डॉलर कैसे नीचे लाएंगे? पेट्रोल प्राइसेस जब $85 पर बैरल है उसको नीचे कैसे लाएंगे? आम अशिया की चीज़ों को आधी कीमतों पे कैसे लाएंगे और 30% नीचे कैसे लेके आएंगे? जो सारे इल्जाम आपने मुझ पे किए, आप मुझे बताएं कैसे सर? बिल्कुल, अभी 3 चीज़ों का जवाब। बिल्कुल ठीक है। देखिए, पेट्रोल, डॉलर, हमारे पास जो वजारत खजाना, पहली बात यह है कि 5 वजीर खजाना हमने तब्दील नहीं किया, हम एक ही रखेंगे। सुनिए पहली बात है एक स्टेबिलिटी, एक पॉलिसी स्टेबिलिटी। दूसरा, वजारत खजाने के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सिर्फ ये नहीं कि डॉलर फेंकना है बाजार में, आपने एक निगोशिएशन करनी है बैंक्स के साथ, आपने निगोशिएशन करनी है फॉरेन करेंसी डीलर्स के साथ, जिसके नतीजे में अगर मैं आपको याद करा दूं, इन दिसंबर 2013 में हमारे आने के चंद माह बाद डॉलर जो है वो अचानक 108 पे चला गया था, और असद उमर साहब ने कहा 128 पर जाएगा, शेख रशीद साहब ने कहा 135 पर जाएगा, लेकिन इसहाक डार साहब ने उसको मैनेज किया और उसको दोबारा 100 से नीचे लेकर आए। 100 से नीचे नहीं, 105 पे रखा। नहीं, उस वक्त मैं आपको दिसंबर 2000, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली दिसंबर 2013 जनवरी 2014 पीपल्स पार्टी ने 100 पे छोड़ा था। हाँ, 100 पे छोड़ा था, हम उसको 98 नीचे ले आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हमने एडजस्ट किया। इशू ये है कि उस एडजस्टमेंट का नतीजा ये था कि हम भी IMF प्रोग्राम में थे। ये नहीं है कि ये IMF में थे, हम भी IMF है। लेकिन IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद सिर्फ पहला साल था जब पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा थी। उसके बाद PMLN के जो 4 साल थे 2014 से लेकर 18 तक, पाकिस्तान में औसतन महंगाई 4% से कम थी। ये जो कंट्रोल है महंगाई का, इसको फिर आप क्या नाम देते हैं? स्टेबिलिटी भी और बेहतर मैनेजमेंट। मसलन एक मैनेजमेंट का तरीका है, मैं चीनी का बता देता हूँ। बस इन्होंने बहुत बड़ा जो ब्लंडर किया, इमरान खान साहब ने और उस काबीना में जो सब लोग शामिल थे, उन्होंने कहा कि जी चीनी बहुत है, 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी।
अब 11 लाख टन सारी नहीं गई वैसे। नहीं गई, नहीं, वो जानी भी कभी भी नहीं जाती, लेकिन 11 लाख टन इज ए मार्केट मूविंग क्वांटिटी। उस दिन से पाकिस्तान में जब ये बात है कि ये चीनी बाहर जा सकती है, लोकल मार्केट में एक सेंटिमेंट चीनी की एक्सपोर्ट तो आपके जमाने में भी हुई थी। सुनिए, यही तो मैं दिलचस्प बात है। हमने कभी भी, और मैं खुद चूंकि इसके साथ, हमने कभी भी 2 लाख टन से ज्यादा बैक वक्त इजाजत नहीं थी। हमने कहा 2 लाख टन हम दे रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर लें, करा लेकिन दें। ओवरऑल ज्यादा हुई थी। हाँ, बहुत हुई थी, लेकिन उसका नतीजा ये है ना, उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में 5 साल चीनी की कीमत स्टेबल रही। जिस दिन हम, बल्कि इनफैक्ट द ट्रूथ है कि जिस दिन हम आए उस दिन 55 रुपए थी, जिस दिन गए 53 रुपए, 2 रुपए कम थी 5 अच्छा, साल। एक तो पॉइंट आपका ये है कि बेहतर मैनेजमेंट, आपने जो सप्लाई को मैनेज करना है, आपने मार्केट की, जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है। बिल्कुल नाकाम है। एक तो बेहतर मैनेजमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन वो जो सवाल है कि अब जो पेट्रोल ऊपर है, इसको आप अगर अभी आप हो तो क्या करेंगे नीचे लाने के लिए पेट्रोल की कीमत? जी देखिए, यही तो बात है कि आप, अगर आपके पास हर साल, जिस तरह हमारे पास 20% हम पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू था हमने बढ़ाया, कि जब हमें मिला 1900 था, जब हम गए तो 3800 था। ये अगर बहुत इन्होंने एफर्ट की है, अभी चंद फीसद, जब आप हर साल 20% टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं तो फिर आपके पास 6,000 कुछ नहीं है, 6,000 कुछ नहीं, 4300 था लास्ट टाइम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। अच्छा, ठीक है जी। अगर आप हर साल 20% टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, आपके पास कुशन्स क्रिएट हो जाते हैं कि आप पूरा पास ऑन गवर्नमेंट अवाम को नहीं करते, आप पुश करते, एब्जॉर्ब कर लेते। और इसीलिए ये, अब ये कोई सियासी बयान नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में एक दफा पेट्रोल 62 रुपए तक भी आया था। नवाज शरीफ के दौर में आटा जो है वो 35 रुपए किलो था, आज वो 80-90 रुपए किलो। इशू ये है, आपने, ये बहुत बड़ी इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है कि उस वक्त यही मिट्टी थी, यही किसान थे, यही लोग थे जो वाफर गंदम पैदा कर रहे थे। आज वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान में गंदम शॉर्ट है। मुफस्सल उन्होंने बड़ा डिटेल जवाब दे दिया। वैसे डॉक्टर साहब, आप इसको डिटेल जवाब दे रहे हैं, मुझे अभी तक कोई पॉलिसी के तहत कोई स्टेटमेंट समझाए ना मुझे। सर मुझे मैथ समझा नहीं, मैं सिर्फ एक बात समझाना, स्टेबिलिटी और बेहतर मैनेजमेंट, जिम्मेदारी इस वक्त इनकी है, इन्होंने एक्सप्लेन करना, हमें तो कहा हम मिलेंगे तो हम बेहतर मैनेज करके इसको दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, मेरा और आपका है, ऑपोजिशन का काम ये होता है कि जो मैं गलती करूं उसकी तायद करें, उसको बताएं कि हमने एक मिस्टेक की, आप इसको इस तरह कर लें, आपका मशवरा होता। ठीक, अभी तक आप प्रोग्राम में मशवरा नहीं दे सके हैं। अब मैं आपसे अगर ये सवाल कर लूं कि ये थी बिजली, इसको जो आज 4 सेंट में मिल रही है वो आप 16 सेंट में 15 साल के एग्रीमेंट कर गए, यानी कि अगले 15 साल तक भी मुझे स्टेट के तहत इसको ऑनर करना जरूरी है। जो 2 रुपए की चीज थी आप साइन ही कर गए 20 रुपए की, उसकी किकबैक्स आज तक आपको मिल रही हैं, तो इसमें मेरा कसूर है? मैं क्या करूं इसका हल बताएं। मैं रोल बैक नहीं कर सकता, इन एग्रीमेंट्स को नल एंड वॉइड नहीं कर सकता। प्रोड्यूसर्स की बात नहीं, देखिए ये तरीकेकार है अपनी जिम्मेदारी से फरार हासिल करने का कि जी आप बताइए आप क्या करते। बात ये है कि इन्होंने 3 महंगे एग्रीमेंट साइन कर, इन्होंने 3 साल में जो बेड़ा गर्क किया, इन्होंने अभी तक, देखिए करना ये था कि जब आपके पास महंगे एग्रीमेंट तो किए, नहीं उस वक्त महंगे नहीं थे डॉक्टर साहब, 15 साल आगे यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। क्या आज मैं आपके नाजरीन को और आपको भी याद कराता हूं कि 2013 में जिस दिन हमें हुकूमत मिली, पूरे पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। ये कहानी नहीं, आपने लोड शेडिंग कर दी, 100 रुपए की चीज मुझे 1000 रुपए में दे दी। ये रियलिटी, मैं जनरेटर चला लेता सर, ये रियलिटी आप तो चला रहे थे ना, आपके पास पैसे हैं, आप चला रहे थे, हमारे पास नहीं, हम नहीं चला रहे। मेरी बात, पाकिस्तान की आवाम 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रही है। कीमत है आज सपोजिटली मिसाल के तौर पर 10 रुपए, मैं आज का एग्रीमेंट साइन करता हूं इनके हिसाब से 20 रुपए का, और अगले 15 साल के लिए कर लेता हूं, ठीक है। जबकि मुझे अंदाजा ये है, फार साइड मेरी ये होनी चाहिए कि 10 रुपए की जो पानी की बोतल है मिसालन, वो आज अगले 15 साल में 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए की हुई बिजली पूरी दुनिया में सस्ती हो गई। इन्होंने 20-15 साल आगे के एग्रीमेंट कर दिए, मेरा कसूर है, मैंने चोरी की है, मैंने गलती की है। आपने जवाब क्या दिया? हमने लोड शेडिंग खत्म, आपने सड़कें बनाई जो आज हम 100 रुपए बना रहे हैं, आप 500 की पिछले बार में करके, डॉलर आज कहां है? नहीं बिल्कुल आपकी एक किसी बात, देखिए इन्होंने, मुराद सईद साहब ने जो सड़कों के वजीर हैं, उन्होंने हमारे ऊपर 1000 अरब की करप्शन का इल्जाम लगाया। उनकी अपनी मिनिस्ट्री ने कहा कि गलत इल्जाम है। और जो इनका एग्जाम्पल है, देखिए आरएलएनजी के ऊपर कितना इशू क्रिएट हुआ, शाहिद खान अब्बासी अंदर, मिफ्ता इस्माइल अंदर, कि जी महंगे एग्रीमेंट कर गए। आज जब गैस की प्राइस पिछले मई से लेकर अब तक 3 गुना बढ़ी है, पाकिस्तान की बचत उस एग्रीमेंट से हो रही है जो मुस्लिम लीग नून करके गई है कि 10 में से 7 जो हमारे पास लोड्स आ रहे हैं वो उस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट से आ रहे हैं, जिसके ऊपर इन्होंने बंदों को जेलों में डाला है, कहा जी लूट कर खा गए, किकबैक खा गए।
आज पाकिस्तान की बचत, तो आप क्या कह रहे हैं कि अब इनको जो एग्रीमेंट मिल रहे हैं वो उससे महंगे हैं जो शायद खाका अब्बासी ने किए थे? जी जी बिल्कुल। आज गैस की प्राइस इंटरनेशनली 3 गुना बढ़ गई है। देखिए सर, सवाल पाकिस्तान की बचत उससे हो रही है कि वो जो हम एग्रीमेंट 13 जो लॉक किए हुए हैं उसकी वजह बचत हो रही है। लेकिन मोहित साहब, सवाल इतना सा है कि आपने महंगी बिजली खरीदी पिछले 15 साल, अगले 15 साल के लिए, उसका भुगतान हम भर रहे हैं, आवाम भर रही है। अब आप ये कहते हैं, और उसमें हम कहते हैं आपके ऊपर किकबैक्स थी, हम भी तो चला आपको हमने ये प्रूफ करके दिखाया कि पापड़ वाला या जो दूध वाला जो आज तक मुझसे बाहर नहीं गया, उसके अकाउंट से रेमिटेंसेस हो गई अरबों रुपए की। हम कहते हैं आपने आज ये कहा कि हमारे वजीरों ने गलत एग्रीमेंट साइन कर लिया, अगर उन पर चोरी साबित होगी वो भी जेल जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर चोरी साबित नहीं होती, आपकी तो साबित हो रही है ना, आप क्यों ना एक पैसा साबित नहीं हुआ अभी तक। आप बता दें आपने कितने लोगों में कितने पैसे साबित किए? खुर्रम साहब देखें, इस मुल्क की बदनसीबी तो ये जो आप बात कर रहे हैं, आपके कहने से ये आज जो आप बात कर रहे हैं, इसी सिस्टम के खिलाफ हम आए हैं और इस सिस्टम के खिलाफ लड़े, आपके कहने से कोई चोर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अदालत में मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन पर आप 1 रुपया अभी तक करप्शन साबित नहीं कर पाए। सिर्फ हवा में बातें ना, टीटी वो टीटी साहब, इस मुल्क के अंदर तो ये भी हुआ है कि एक कन्विक्टेड मुजरिम को इंसानी बुनियादों में 22 करोड़ लोगों में छोड़कर कई हजार आदमी जेल पे जाने के बावजूद इस मुल्क की हिस्ट्री ये भी है, अभी की है, जिसमें कन्विक्टेड नवाज शरीफ को उठाकर आप जहाज में अंगूर खिलाते मुल्क से बाहर भेजते हो, आज तक घर में बैठे हुए। किसने भेजा? इस मुल्क की तो बात ना करें, जेल तोड़ी उन्होंने, बात ना करें, हुकूमत किसकी सिस्टम का बात फेडरल गवर्नमेंट किसकी थी? पंजाब हुकूमत। क्या जेल तोड़ी नवाज शरीफ ने? नवाज शरीफ रात को भागा है वहां से, कोई जेल पर एक हुआ नहीं। आपकी हुकूमतों ने, आपकी अदालत ने इजाजत दी है, फिर आप किस तरह इल्जाम दे सकते हैं? आज की तारीख में जेल तोड़ने से बड़ा काम किया है, कन्विक्टेड है, इश्तिहारी हो गए, मफरूर है, अदालतें बुला रही हैं, आपके शहबाज शरीफ ने उसके बावजूद क्या नवाज शरीफ रात के अंधेरे में बॉन्ड साइन किए हैं? कोई सुरंग बना के निकला था जेल से? नो, अदालतों से निकले। आज भी अदालतों के फैसले वापस नहीं आए, अदालतें बुला रही है ना आपको। लेकिन मैं फिर आप दूसरे मुल्क में जाके पनाह मांग रहे हैं, मैं अपने भाई को वीजा मांग रहे हैं, वही लेकर आऊंगा, क्योंकि वो वही बार बार इल्जामात पर आ जाते हैं। इल्जाम तो इनके ऊपर भी है ना। फिर मैं बोलना सर, मुझे एक बात का पता है, दवाइयों की कीमतें 13 दफा बढ़ाई हैं इस काबीना ने। 13 दफा पता नहीं सर, आप 1300 होगी। नहीं, मैं गिन के बता देता हूं, मैं गिन के बता दूंगा, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान में जो 13 दफा तो नहीं बढ़ी है, 1-2 दफा ही बढ़ी होंगी। नहीं, आप गौर करें, वो कुछ दफा काबीना इजाजत नहीं, 13 दफा बढ़ी थी। जो एग्जैक्ट नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर है। काबीना इजाजत देती है हर दफा, क्योंकि आपने कीमतें बढ़ानी है। जो दवाई 100 रुपए की थी वो सर पहली कीमत के बाद वजीर अड़ गया था, वो 13 कहां से होगी? उसको आपने क्या सजा दी? क्या उसमें चोरी साबित हो गई? यही बात मैं कह रहा हूं, यही लफ्ज मेरा आपने पकड़ लिया। क्या आप साबित कर देना सर? आप साबित, आपने अपनी सेक्रेटरी जनरल लगा दिया सर, आपका आपने अपनी पार्टी से। देखिए, जिस वजीर का ये बात कर रहे हैं उसको सजा ये मिली है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल, आपके लीडर को सजा मिली है वो इंसानी बुनियादों पे, क्योंकि हमारा मुल्क हमदर्द है ऐसे लोगों के लिए। इस हमदर्दी की वजह से मुल्क हमदर्द है। आपकी काबीना ने इजाजत दी थी साहब, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा था, आज भी कहता हूं, पहले 5000 कहा था, आज में आप मुझे फैसिस्ट के, आप मुझे जो कहना कहें, 50,000 आदमी को आप सरेआम टांगे, चोरी, रेप, बेईमानी, लूट मार खत्म हो जाएगा। डर का है यहां? डर पता क्या है यहां? है क्या सिस्टम? यहां सिस्टम ये, आप चोरी करें, आपको बड़ा लीडर बनना है, आप जेल जाएं, जेल से जब बाहर निकले आप लगेगा आप मुल्क फतह करके बाहर निकले। इस मुल्क के सिस्टम को चेंज करने के लिए प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी है। ये जो बात आज कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, माफिया के खिलाफ खड़े तो हो रहे हैं। मुझे आप बता दें, इमरान खान साहब के ऊपर आज आप करप्शन का इल्जाम लगाए, उनको कन्विक्ट करें और वो मुल्क से छोड़ के पनाह लेके चला जाए और दूसरे मुल्क में जाके एक वजीर आजम जाके कहे मेरी वीजे की, हमारी नजरों के सामने हम क्या करें? 60 लाख टन गंदुम पंजाब से स्मगल की वजीरिस्तान, उस माफिया का ये 1 रुपया भी पकड़ पाए? नहीं पकड़। अच्छा, एक करता नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। और जो इशू है ये देखे, ये बार बार दोबारा उठ रहे, अगर आप RLNG वक्त पर ना खरीदें और फिर अपने वजीरों के जो ओन्ड प्लांट्स हैं बिजली के, उनको फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलाकर ये कहेंगे देखें हमें तो पैसे इतने पड़ गए हैं, हम क्या करें, हमें तो, जब आप फर्नेस ऑयल और डीजल पे चलाएंगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम को भरना पड़ा है प्लांट्स। एक तो छोड़कर चले गए जो मुशीर थे पेट्रोलियम के, हाँ जी, एक आज भी मुशीर तजारत मौजूद हैं जिनके ओन पावर प्लांट हैं, जिनके पावर प्लांट से मौजूद हैं।
उनको वो जो हैं वो मोहम्मद डैम के एग्रीमेंट्स भी ले जाएं, सब ठीक है, क्योंकि जो सारे भाषण थे ना जी इमरान खान साहब के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कि जी अगर पेट्रोल की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है, बिजली गैस की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है। सर साहब उनका मौकफ क्या है कि नवाज शरीफ साहब को आपकी हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत और अदालतों ने कानून के तहत भेजा, बाहर भेजा, तो आपने भेजा, अगर वो बीमार नहीं थे तो फिर आपने क्यों भेजा? देखिए डॉक्टर साहब, मैं और फवाद कैबिनेट के अंदर मौजूद थे उस वक्त और हमने इस पर आवाज़ उठाई थी, उस वक्त 100% उठाई थी, जोर से उठाई थी। और उस आवाज़ उठाने के बाद क्या मौकफ था? हमारा मौकफ ये है कि ये इस मुल्क के अंदर, आप मुझे बताएं ना, ये जो टेस्ट यहाँ प्लेटलेट्स के आ रहे थे, हर घंटे गिर रहे, ऊपर नीचे हो रहे थे, वो लंदन से एक भी रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। कोई प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दे कि लंदन में जाली काम हो नहीं सकता। इनकी हुकूमत थी उधर, वहां कौन कर रहा था जाली हुकूमत? पंजाब में आपकी हुकूमत? इनके लोग हैं, सारे के सारे फरिश्ते थोड़ी है सर, सारे के सारे ईमानदारी से थोड़ी काम कर रहे हैं। इस मुल्क की बदनसीबी है। और दूसरा ये कि मैं करेक्ट कर दूं यहाँ, इमरान खान ने सर मेरी बात आज के जो मुशीर सेहत है डॉक्टर फैसल, उनको 3 दफा भेजा। नहीं, उन्होंने तमारदारी के लिए रिपोर्ट चेक नहीं, उन्होंने तमारदारी के लिए भेजा था कि चेक करो। अब एक आदमी टेस्ट करे तो मैं भी खुरम साहब, यास्मीन राशिद क्यों है वजीर सेहत आपकी आज भी, जिन्होंने उसको सर्टिफाई किया? और मैं उनका इस डॉक्टर साहब उनके प्रोफेशनलिज्म का मोतरफ हूं कि उन्होंने आज तक अपना बयान नहीं बदला। उन्होंने कहा जो टेस्ट थे वो टेस्ट थे। इस मुल्क में इनकी एक और लीडर है मरियम नवाज, उन्होंने जजेस की वीडियोस बनाई, उनको सरेआम दिखाया, जजेस के ऊपर सवाल खड़े हो गए, बनाने वाले के ऊपर इस मुल्क में सजा नहीं है। इस मुल्क में इनके लीडर नवाज शरीफ ने गाड़ी के नीचे बच्चा दे दिया, उसके घर जब आगे माजरत कर दी, लोगों ने माफ कर दिया कि नवाज शरीफ चल के आगे बच्चा माफ हो गया। ये देखें, आप कन्विक्ट हुए, जो इनको मालिया है इस मुल्क नवाज शरीफ भागा। हम मैं फिर बात कर अब्बासी के जहाज में, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में, इशू है एडमिनिस्ट्रेशन, इशू है नोटिफिकेशन, इन तीनों मामलों पे कोई जवाब नहीं। ना इन्फ्लेशन का कोई जवाब है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब है, ना नोटिफिकेशन का कोई जवाब। नवाज शरीफ का मेन ही है, नवाज शरीफ का मालिया खोल दिया। नवाज शरीफ, आप इतने जबरदस्त लीडर हैं, जिसे कहते थे आप मुझसे भागे नहीं, जनाब इसकी सियासत खत्म हो गई है, आज आप ऑब्सेस्ड हैं, पूरा प्रोग्राम आपने नवाज शरीफ का जवाब दे दें। आप इस मुल्क से भागे क्यों नहीं? आप क्यों नहीं भागे? वजह बता दें मुझे। आप इतने जबरदस्त वजीर रहे हैं, आपने दुनिया की देने बाद ही क्यों भागे आप? मेरे साथ अल्लाह ताला के करम से मेरे ऊपर विच हंट नहीं हुई। अच्छा, मुझे अदालतों के जरिए पाकिस्तान में घसीटा नहीं गया। तो आप कह रहे अदालत गलत है? क्या आप कह रहे अदालत गलत है पाकिस्तान की? ये तो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं कि अगर आपकी अदालत मुझे क्या डाल रहे हैं भाई? नहीं, आप बार-बार कह रहे हैं कि चूंकि आप फेयर थे, आपकी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं थी, इसलिए आपके पीछे कोई नहीं आया ना। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे डॉक्टर साहब एक मिनट खुरम भाई एक जवाब देते। सऊदी अरेबिया आप एग्रीमेंट साइन करके मुल्क से भागे, इल्जाम लगाए जाए, क्यों भागे? चल एक मिनट, आपको आगे बताया, भागा कोई नहीं, आपकी इजाजत से कहिए। अच्छा नहीं, वो जो रिपोर्ट, क्या काबीना ने इजाजत दी मुल्क से बाहर जाने की? गलत इजाजत दी तो वो कह रहे हैं कि हमने उस वक्त भी आवाज उठाई थी, लेकिन उठाई थी आवाज, और हम आज भी मरियम नवाज के लिए कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पे ऑब्सेशन है ना नवाज। नहीं डॉक्टर साहब, इस मुल्क के आपको मैं डॉक्टर साहब मिसाल दे दूं, एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब दें, नोटिफिकेशन डॉक्टर साहब इस मुल्क का प्रॉब्लम क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, इस मुल्क का इशू क्या है? इस मुल्क में वो जो इशू है इन्फ्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन, वो जो जाफर फैमिली के लड़के ने कत्ल किया है, नूर मुकद्दम का, वो पिछले 4 महीने 5 महीने से एक्सेप्ट कर गया है, मान लिया है, शवाहिद आ गए हैं, दुनिया के विटनेसेस खड़े होंगे, सजा मौत नहीं हो रही उसको। इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है, 7,800 आदमी इनके एतबार में मारे गए ना दवाइयां मिलने से, जेल में। आप इसको चेक कीजिएगा रिकॉर्ड के अंदर, इनके लीडर को कन्विक्शन हुई है, सजा हुई है। आप जेब कतरे को किस तरह ट्रीट करते हैं मुल्क के अंदर? हमारी जंग उनके साथ है। आपने अभी डॉक्टर साहब, मैं आज आपको एक मिसाल दे रहा हूं, पंजाब में कोई रिफॉर्म, फेडरल में कोई रिफॉर्म करने के लिए तो आए नहीं, इल्जाम लगाने आए। एक एंकर जो आपकी तरफ है, जो आप समझा जाता है कि उनकी शायद लाइकिंग या बायस हो, उनको आपने इस मुल्क में कोई लिहाज मुरफ़्फ़त नहीं छोड़ी, सोशल मीडिया के तहत हदें पार कर दी उस खातून की। किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, क्योंकि सजाएं नहीं है। आप किसी को तबाह और बर्बाद कर दें, किसी की इज्जत नीलाम कर दें,
इस मुल्क में सजा और जजा का तो कानून नहीं है। वो जवाबन ये कह रहे हैं कि देखिए मैं ये कह रहा हूं कानून नहीं है, इनकी सजाएं होती, डॉक्टर साहब इनसे पैसे रिकवर होते, वो ये कह रहे हैं जेलों से नहीं बाहर जाते। वो ये कह रहे हैं कि 3 साल से आपकी हुकूमत है, ये जुडिशियल रिफॉर्म करना, लीगल रिफॉर्म करना, पुलिस रिफॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी। साहब मेरे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, मेरी टांगे बंधी हुई है, क्या वो एंकर बांधे हुए हैं? क्या वो एंकर बेटी नहीं है किसी की? मैं वही कह रहा हूं, उसको सरकारी ट्वीट के जरिए मैं तो कह रहा हूं कि हुक्मरान पार्टी की ये बड़ा तो कौन क्यों किया आपको कोड़े मारने चाहिए रोड के ऊपर। आपके वजीरों ने किए ना, कोड़ा लेके जाए। मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं खुर्रम साहब। मेरे लिए जब लड़ाई है तो मेरी आपसे लड़ाई है ना, तो आपकी मां बहन बेटी मेरी मां बहन बेटी ही रहेगी। एथिकल लड़ाई होती है, ठीक है। आपके घर में तो मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर निजाम बदलने की जरूरत है। हम निजाम को बदलने के खिलाफ खड़े हुए हैं। हो गए, अब कह रहे 3.5 साल का गंद आप मुझे कह रहे 3.25 साल में मैं खत्म कर दूं। मतलब आप मुझे एक तो जगह बताएं, हमने माफियाज में हाथ डाला, क्या कुछ जेल रिफॉर्म, क्या तमाशा हुआ? सर सिंपल मेजॉरिटी में बात, नैब की इवन केपी में जहां 7.5 साल सर हम फैक्ट के बिल लेके आए, आप लेके आके नैब में 32 चीजों की तरमीम कर दें, क्या आप मुझे छोड़े, वरना मैं मुल्क का बेड़ा गर्क कर दूंगा। कि किस जगह हम खड़े हैं? फिर हम फिर आके डिफेंड करें खुर्रम साहब, खुदा का वास्ता है यार, हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जब वजीर आजम ये कहते हैं कि 10,000 अरब, पता नहीं कितने, उनको अरबों के तो हिसाब ही कोई नहीं अब रहा, इतने की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो फिर किस तरह फैटफ से, तो फिर किस तरह से और फिर कैसे उसका हल क्या निकालना है? एक ब्रेक में ले लूं। कोई हल, कोई क्या इनकी कोई रिफॉर्म, कोई इस पे एडमिनिस्ट्रेशन, कोई इसके ऊपर कानून के ऊपर अमल दरामद, वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि रिफॉर्म क्यों नहीं कर सके? सिफर है और हमें हमारी बंदी हाथ हमारे बंदे। मजीद बात करते हैं कि आखिर रिफॉर्म होगी कैसे, मसलों को तो सभी मानते हैं, हल क्या है, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर फैसल वाडा। बहुत ही ज़ोरदार बहस हो रही है दोनों के दरमियान में। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने देखी, एक स्टेज ऐसी आई इस प्रोग्राम में जहां खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये पॉइंट आउट किया, उन्होंने आर्ग्यू किया कि इस हुकूमत की जो बेसिक इकनॉमिक स्टेबिलिटी है वो नहीं थी और इनकी मैनेजमेंट कमज़ोर थी PMLN की हुकूमत के मुकाबले में। अब खुर्रम दस्तगीर साहब का कहना है कि 3.25 बरस गुजर गए, अगर चीज़ें थीं जैसे वो भी मानते हैं कि यहाँ जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो PTI की इमरान खान की हुकूमत ने 3.25 बरस में भला क्या किया? सेनेटर फैसल वाडा से इसका जवाब लेते हैं। जी सर। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कि मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी तो टांगे बंधी हुई हैं, हाथ बंधे हुए हैं, उसके बाद भी मैं हुकूमत चला रहा हूँ। इस प्रेशर में, इस महंगाई में, इस करप्शन के दौर में जो मुझे जहेज़ में मिली है, यह आपका कमरा है, इसकी कैपेसिटी पे बैक करने की 10,000 रुपये, ये इस कमरे से आप 10,000 रुपये कमा सकते, इस पर आप 10 लाख रुपये कर्जा चढ़ा दें और मुझे कहें कि 10,000 रुपये की इनकम में ही 10 लाख कर्जा उतारो, तो मैं तो बैठ जाऊँगा। ठीक है, इस मुश्किल हालात के अंदर जब बैंकरप्ट हो रहा था मुल्क, उसमें हमने इस मुल्क को हाथ में लिया। आज हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मैं आपको छोटी सी मिसाल याद दिलाता हूँ। फैटफ मेरा मसला नहीं था, फैटफ आपका, मेरा, खुर्रम साहब सबके मुल्क का मसला था। वो आपको ग्रे लिस्ट में आपकी बदौलत ले गए, आपकी हुकूमत में ले गए, मेरी हुकूमत लेके नहीं गए। जब हम फैटफ के अंदर तरमीम करने आए तो इन्होंने कहा मुझे छोड़ने के लिए, मेरे लीडर्स को छोड़ने के लिए, उनकी चोरी माफ़ करने के लिए 32 कवानीन है, इनको बदल दें। नैब के आप हाँ करेंगे तो मैं मुल्क के लिए बेहतरी सोचूंगा। ब्लैक एंड वाइट है चीजें। अच्छा, क्या रिफॉर्म्स फिर नहीं हो सकी? वो नैब की रिफॉर्म में हम उनको आम तातील के तहत माफी दे दें। आज इमरान खान सारी करप्शन को, वो जो रिक्वायरमेंट थी फैटफ के लिए वो फिर नहीं हो सकी बाद में, नेचुरली इन्होंने फट्टा डाल दिया उसके ऊपर। अब इसका ये मैं इस पे इल्जाम लूंगा, मेरा कसूर है, मैं तो नेक नीयति से मुल्क बचाने निकला था। बेसिकली खुर्रम साहब वो कहते हैं कि उनका चूंकि सियासी ढांचा उनको ऐसा मिला जिसमें उनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, 2/3 तो दूर की बात है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है ढांचे के अंदर, इसलिए जो रिफॉर्म करनी थी लेजिस्लेटिव एजेंडा के जरिए वो नहीं कर सके। नहीं, देखिए जहां इन्होंने करना होता है ये बुलडोज करते हैं। फैटफ के सारे कवानीन पास हुए, कुछ हमारी मदद से, कुछ हमें इन बुलडोज करके इन्होंने पास किए। लेकिन क्राइसिस ये है, मैं फिर दोहरा दूं, 1900 अरब के ऊपर हमें टैक्स रेवेन्यू मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फाइनल साल में। हमने हर साल 20% बढ़ाकर उसको डबल किया 3800 बिलियन पे। अगर आज ये उसी 20% रेवेन्यू बढ़ा रहे होते तो पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 6,570 अरब रुपए होता साल का, जिससे इनके पास रफली आप देखिए 2,000 अरब का क्वेश्चन होता। देखिए इनकी बहुत बड़ी बड़ी भयानक गलतियां, मसलन जो 13.25 इंटरेस्ट रेट इन्होंने किया, जिससे सवाए हॉट मनी फायदा उठाने वालों ने, और पाकिस्तान का सिर्फ इंटरेस्ट रेट बिल डबल हो गया, जो हमारे दौर में 1,500 अरब रुपए था, 3,000 अरब हो गया। अब ये चीख रहे हैं कि जनाब ये तो देखें, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खराब कर गई। नहीं,
आपकी जो पॉलिसी आके थी जिसमें आपने इंटरेस्ट रेट 6% वो तो बाद में किया ना कि पहले 13.25 किया। नहीं, उस डबलिंग से पाकिस्तान की इंटरेस्ट पेमेंट्स डबल हो गए। दूसरा ये है, देखिए 20% से ये ग्रो कर रहे हैं। एक और बात, सूद का, बैंक का सूद जो था वो डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बड़ा अहम, उस पे आप बैंक लोड करें तो 17 से 18% में लोन देता था। IMF के पास ये गए हुए ना 6 बिलियन डॉलर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमने चला दी। मुझे एक चीज उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर हम बात कर लेंगे। स्टील, सीमेंट, 6 अरब डॉलर मैं आता हूं आपकी तरफ। मुझे क्रेडिट नहीं है। डैम मेरा मेक दिस वन पॉइंट। ये सब होल्ड देखिए, ये 6 अरब के लिए IMF के पास गए हैं, 6 अरब डॉलर के लिए। आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान के पिछले 3 महीने का जो डिफरेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, पाकिस्तान की इंपोर्ट पिछले साल के पहले 3 माह में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 12 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो फिर आपको 6 अरब मिल भी जाएगा तो क्या आपको मिलेगा? ये सारे क्राइसिस ये हैं कि ये जब आपने अब हर जो मई से पाकिस्तान की जो एनुअल यानी जो मंथली इंपोर्ट हो रही है वो 6 अरब डॉलर की हो रही है। क्या इन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है? अभी तक ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि पहले से काम शुरू नहीं करते। क्राइसिस क्रिएट हो जाता है, फिर कहते हैं मुस्लिम लीग नून करके। भाई गलती आपके अंदर है, नालायकी आपके अंदर है कि आपने जिस शख्स को जब आपने वजीर बनाया, आपने उसी वक्त उसको सेनेटर मुंतखब कराना था ना। आपने पूरा क्राइसिस क्रिएट किया, आपने उसको वजीर से दोबारा मुशीर बनाया, अब फिर कोई नया क्राइसिस है, वो उसका जो स्टेटस है वो अनसर्टन है और पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी अनसर्टन है और पाकिस्तान की जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं उनका बेड़ा गर्क कर दिया। यही वजह है कि IMF, देखिए IMF ने क्यों कहा ये 2900 अरब रुपए पाकिस्तान के पब्लिक फाइनेंसेस को शोर अप करने के लिए कि पाकिस्तान ये दिखा सके कि आपका जो फंड है उसके अंदर इतने ज्यादा पैसे हैं जो दूसरी जगहों पे बिखरे हैं और नजर नहीं आ रहे। ठीक बात आगे लेकर मैं चाहता हूं पॉइंट पे पॉइंट हो जाए। उनका बुनियादी नुकता ये है कि हमने 5 बरस में 20% हर साल रेवेन्यू में इजाफा किया, टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया। 1900 अरब का हमें मिला था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स कलेक्शन, हम उसको उठा के 3800 अरब पे ले गए। आप 3800 अरब से अभी भी 4300 अरब या 4500 अरब पे खड़े। देखिए मोहित साहब, फिगर्स देखिए, आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट, तो फिगर्स को तो मैं अगली बार फाइनेंस से ले गए, ठीक है। मैं तो कारोबारी हिसाब से बता रहा हूँ। सर मुझे एक बात बताएं, मैं आपको मिसाल शुरू करता हूँ। इन्हीं की पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब है, कैंडीलैंड के मालिक हैं। उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट बिजनेस में उनकी कंपनी ने, उनकी फैमिली बिजनेस ने इस 3 साल में किया। मेरे पास दूसरा जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको, मैं फिर भी दे देता हूँ। सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट एक्सपोर्ट, सीमेंट कंजम्पशन, हाउसिंग, डैम्स, 65 साल में 3 दफ़ा आप गवर्नमेंट बना के आए, एक डैम नहीं आप खड़ा कर सके। आपने हर किसी डैम में कोई ना कोई रोला डाला हुआ था। 20% गवर्नमेंट, 80% प्रीमियम पे मेरा बॉन्ड बिक रहा है लंदन में, जब जिस वक्त मैं वजीर था। आई एम श्योर बोनस के आने से और बेहतरी आ गई होगी और अच्छा होगा, कोई वो उससे ज़्यादा काबिल है। आप क्रेडिट नहीं देंगे। यही वापडा क्या काम कर रहा है आज? आपको मेडल लगाने की जरूरत है। चेयरमैन वापडा, उसकी टीम काम करके दे रही, वजारतें काम कर रही हैं। डैम से आपने नॉट ओनली के पाकिस्तान के साथ कराची बैराज, सिंध बैराज जो हम बनाने जा रहे हैं, फंडिंग होगी, लाइनें डलना शुरू होगी, सिंध गवर्नमेंट के साथ कोलेशन कर ली, कराची को पानी मिलेगा। इज नॉट माई क्रेडिट। आपका आर्गुमेंट क्या है कि सूरत हाल बेहतर हो रही है? ठीक है, मोटरसाइकिल देखिए, द ओनली थिंग, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट के 2 हैं। एक, आम आदमी की अशिया है, खुर्दुमुश, वो उसको आपको कंट्रोल करना है। और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रॉब्लम क्या है कि अपने आप को ना मार्केट कर पा रही है, ना प्रोजेक्ट कर पा रही है कि कितने ज़बरदस्त काम किए हैं इन्होंने। तो टक 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 3 काम दिखा दिए कि ये गलत, ये गुनाह कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या इमरान खान साहब ने। लेकिन जो मेरा क्रेडिट है, क्या मतलब है कि तहरीक इंसाफ अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही, तो फिर ये नालायकी और इनकॉम्पिटेंस हो जाती है? कोर्स हमारी ये हमारी इनकॉम्पिटेंस है। देखिए अभी फवाद चौधरी ने कुछ महीनों पहले चार्ज लिया है वजारत क्या कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आने के बाद, फवाद चौधरी के आने के बाद, आई शुड गिव हिम द ड्यू क्रेडिट कि आप काफ़ी चीज़ें प्रोजेक्ट करने की पोजीशन में पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी आए हैं। इससे पहले वी फेल्ड मिजरेबली टू मार्केट आवर अचीवमेंट्स। पॉजिटिव जो चीज़ें हमने की, हम नहीं कर बता सके प्रोजेक्ट कर। पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी तो फवाद चौधरी थे। नहीं, मैं सर इस गैप के अंदर देखिए, फवाद चौधरी इनिशियल था, फिर बीच में जो मेन ग्रोथ गैप था उसमें फवाद चौधरी नहीं था। तो उसकी ना आने की वजह से या प्रॉपर मार्केट ना करने की वजह से या इंफॉर्मेशन पास करने की वजह से हमने ये जरूर ब्रंट लिया है। एंड आई शुड एक्सेप्ट कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो डिस्क्रेडिट है
कि आप प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ। इनकलाब फ्रांस में मैरी एंटोनेट ने जब कहा कि लोग भूखे हैं तो उन्होंने कहा ये केक क्यों नहीं खा सकते। वैसे बाद में साबित हुआ कि वो जुमला सही नहीं था, किसी ने रगड़ा था उसमें। लेकिन मेरे भाई फैसल एंटोनेट ने कहा है कि ये सीमेंट की चपातियां बना के क्यों नहीं खा लेते ये भूखे लोग, सीमेंट बड़ा बिक रहा है जी। देखिए सर, आपको मैंने मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, पाकिस्तानियों मेरी बात को भूखा कहने पे मुझे तकलीफ होगी। आप भी ये पाकिस्तानी भूखे हैं, भूखे सो रहे हैं वैसे कोई लोग। जी देखिए सही है इनके ये नंबर कैलोरिक देखने में लगता नहीं है कि लोग ये नंबर नहीं, वो गुजरांवाला के लोग अल्लाह ताला ने हेल्दी बनाए हैं। बाकी लोग देखिए 2 करोड़ लोग जिस तरह से हिंदुस्तान में पब्लिक अभी भी देखने में कैलोरिक डेफिशिएंसी लगती है उसके चेहरे से, चेहरे उनके उस तरह से नहीं है, पाकिस्तानियों के तो नहीं उस तरह के। इस दौर में इनके अपने पब्लिश नंबर्स आ रहे हैं कि 2 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे गए हैं। They have gone down। वो मुझे दिखा देना फिगर, वो मुझे तो वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं, आपने उनको, आपकी गवर्नमेंट ने उनको एंडोर्स किया। मुझे दे दीजिएगा। अगर 20 मिलियन लोग खते गुर्बत से नीचे गए हैं और तकरीबन 5 से 6 मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं, तो आपके ख्याल में वहाँ कोई दावतें चल रही हैं? वो लोग भूखे हैं, वो परेशान हैं। और जिस तरह देखें ना, बिजली का रेट जो हम 12 रुपये पे छोड़ कर गए थे ऑन एवरेज, आज वो 26 से 30 रुपये है ऑन एवरेज। पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं बिजली का बिल देते हुए, पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं। और मैंने ये उन्होंने ये सवाल शुरू में रेस किया है कि इन चीजों का हल आपके पास कोई है जो बिजली के बढ़ते हल यही है कि आप बेहतर मैनेज नहीं सर, आप हमें कहें कि आवाम हमारा गिरबान पकड़े, आपको कंधे पे बिठाए। आप अब 3 दफा हुकूमत करने के बाद इन्हीं प्रोग्राम्स में आके हाल बताना शुरू करें, हम भी आपको वोट दे देंगे अगर आप इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमें गाली देना बंद करें। हमारा हाल ये हमारी है कि हमने अचीवमेंट करके दिखाया। देखिए किसी एक वजारत का ये काम नहीं है। जब आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है ना, इसे वजारत खजाना नहीं है, उसमें वजारत जो फूड सिक्योरिटी है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर वजीर रेलवे है, उसके अंदर 1000 लोग जो हैं। जब आप अगर कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट हो और कॉम्पिटेंट लोग हों, जो कि इमरान खान ना तो खुद हैं ना उनके पास ऐसे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप टीवी तो प्रोग्राम में सीमेंट की चपातियां ये खा बता तो नहीं खा सकते दें ना। कि इन चीजों का हल क्या है, अगर आपकी हुकूमत होगी तो क्या करेंगे कि इसको नीचे ले जी आएं? इनका हल यही है कि आपने कमोडिटी वाइज मैनेज करना है, आपने किसानों को सपोर्ट करना है। मैं इसलिए मैं किसान को तो उन्होंने बहुत सपोर्ट की। किसानों से जाके पूछे तो किस्मत बदल आप आज पूछें किसान से जाके कि उसको जो आप कहते हैं कि इतने पैसे मिल रहे हैं, वो 7200 रुपए डीएपी भी जो खरीद रहा है ना, बुरा हाल है। 3500 रिकॉर्ड गाड़ियां, रिकॉर्ड मोटरसाइकिलें, रिकॉर्ड सीमेंट, रिकॉर्ड स्टील, रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड let them eat cement चपाती। हाँ, 1 मिनट है, Let them जो eat आम cement आदमी की चपाती। महंगाई है, चावल, दाल, जिसे आपकी चीनी हुकूमत को मानती, कम करना है, दवाई उसका कैसे करना है? उसका हल कैसे करना है? देखिए, जो बैकलॉग में प्रॉब्लम्स आपको आई हैं उसी में प्राइम मिनिस्टर फोकस करें। अब जो हमारा फोकस है वो सिर्फ इन चीजों पे, बाकी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मैनेज हो गई हैं। ये जो आम आदमी की महंगाई है, आम आदमी जिससे बहुत परेशान है उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये ना कहें कि मुल्क के अंदर जो 35 साल में आप नहीं कर सके वो 3 साल में इस गवर्नमेंट ने करके दिखाया, सिवाय खाने पीने की गरीब आदमी के लिए भी मैनेज नहीं हुई, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज नहीं हुई, नोटिफिकेशन भी मैनेज नहीं हुई, नोटिफिकेशन अभी तक नोटिफिकेशन टू मार्केट आवर अचीवमेंट। बहुत शुक्रिया सैयद फैसल वाड़ा का, इन्फ्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन। सैयद फैसल वाड़ा का भी, खुर्रम दस्तगीर साहब का भी बहुत शुक्रिया। बहुत सी बहस हुई, बहुत ही तेज़ोतुन बहस हुई, बहुत से इश्यूज़ रह भी गए कि बलूचिस्तान से हुकूमतें बदलने का जो अमल शुरू हुआ है, क्या वो पंजाब से गुजर के सेंटर तक पहुंचेगा? बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है। नोटिफिकेशन का भी बहुत से लोगों के जहन में सवाल है, लेकिन इस पर बात नहीं हो सकी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।